तो यार हमारी कहानी की शुरुआत प्रोलॉग से होती है, जहाँ पे हम एक अनजान प्लेयर को सुनते हैं। वो कहता है, एक दिन हम अचानक से दूसरी दुनिया में समंड हो गए थे। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो हमारी पूरी की पूरी सिटी को ही एक चेस गेम में समंड कर दिया गया था। पर इसमें हम लोग प्लेयर्स नहीं है, बल्कि हम लोग तो एक गीटी के मायने रखते हैं। प्लेयर्स अपने डाइस को घुमाते हैं और हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। वो डाइस आखिर जहाँ पे भी लैंड करते हैं उसके मुताबिक ही हमें मिशन दिए जाते हैं। ऐसे मिशन जिसमें हम आगे तो चाहे जरूर बढ़ते थे, मगर हमें ये ना मालूम था कि क्या हम कभी अपनी फिनिश लाइन तक जा भी पहुंचेंगे या फिर नहीं। अब हम उसी प्लेयर को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसों में ये सब कुछ रिकॉर्ड की सूरत में एक डायरी में लिख रहा होता है। वो लिखते दौरान भी अपने मन में सोचने लगता है, मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये डायरी किसके हाथ में लगेगी, मगर मैं ये इसलिए पीछे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम मेरी जैसी गलती मत करना। हमारी हैसियत गीटी की तरह तो कभी चाह के भी उन प्लेयर्स को चैलेंज मत करना जो कि डाइस को घुमा के तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, वरना तुम इस गेम में सबसे बेतुकी मौत पाओगे। तो हाँ यार, आखिरकार वो प्लेयर यूं ही यहाँ पे बैठे बैठे मारा जाता है और उसके कुछ सालों बाद वहां से हमारे मेन कैरेक्टर का गुजर होता है, जो कि इसकी डायरी को देख के कहने लगता है, अरे वाह, तुम्हारे पैंतरे वगैरह वाकई में काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मुझे इस गेम के बारे में पहले से ही सब कुछ मालूम है। ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर भी प्लेयर को यहाँ पे चैलेंज करता है, जहाँ पे प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ अपनी शॉट से एक डेडली वार करता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हाथ से रोकते हुए पलट के अपने सिंगल अटैक से ही उस प्लेयर की जान ले लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे पास अगर एक प्रॉपर गाइड बुक हो तो तुम प्लेयर्स की भी यहाँ तक जान ले सकते हो। अब हमारा मेन कैरेक्टर आखिर इस कदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना, कहानी कुछ समय पहले पे जाती है। वो दिन भी हर दिन की तरह एक नॉर्मल दिन था, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चोयोल चलते चलते अचानक से अपनी आंखों के सामने तेज तरार रोशनी को पाता है और नशा चपकते ही चोयोल अपने समेत अपनी पूरी सिटी को एक चेस वर्ल्ड में पाता है। वहाँ पे सारे लोग पहले ही काफी ज्यादा डरे होते हैं कि वो अपने सरों के ऊपर बड़े बड़े डाइस को पाते हैं। डाइस के घूमने से ही 3 आया होता है, जिस वजह से इनकी सिटी अपने आप ही 3 कदम आगे बढ़ती है और डिफेंड के ब्लॉक पे आके रुक जाती है। इसका मतलब है इन्हें अपनी सिटी को किसी ना किसी चीज से बचाना होगा। ये सब देख के चोयुल अपने मन में सोचने लगता है, अब समझा, इसमें हम लोग प्लेयर के बजाय एक गीटी की हैसियत रखते हैं और हमारी पूरी की पूरी सिटी ही एक गीटी है, तो हमें खेलने वाला प्लेयर या फिर एक गॉड है या फिर कोई डीमन है। डाइस के घूमने के बाद इनके सामने एक स्टेटस विंडो सी शो होती है, जिसके जरिए इन्हें बताया जाता है कि तुम लोगों ने इन 4 बेसिस को डिफेंड करना है और अगर तुम लोग नाकाम होगे तो नाकामी की सूरत में तुम लोग मारे जाओगे। ये सब देख के लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, शोर शराबा मचाने लगते हैं और डिमांड करने लगते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं। और साथ ही सिटीजन को भी डाइस दिया जाता है, जो कि दिखने से तो एक बॉल जैसी दिख रही होती है। ये लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा डरे ही होते हैं कि गेम को और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्लेयर्स इसमें मॉन्स्टर को ऐड करते हैं। चोयुल और बाकी सारे लोग अपनी अपनी जानों को बचा के यहाँ से भागने लगते हैं। भागते दौरान चोयुल अपने मन में सोचने लगता है, अब समझा, इनके खिलाफ ही हमने अपनी 4 बेसिस को डिफेंड करना है। कि उतने में ही चोयुल अपने पीछे एक गॉबलिन को पाता है, जो कि अपने लक्कड़ को चोयुल के सर पे मार के उसे उड़ा के फेंकता है। बस वो चोयुल की जान लेने को ही जा रहा होता है कि उतने में ही एक फीमेल नाइट पीछे से आके अपने स्पेयर को फेंक के एक फायर टोर्नेडो क्रिएट करती है और जो मॉन्स्टर भी उसकी लपेट में आता वो वहीं पे जल के राख हो जाता। इस फीमेल वॉरियर का नाम हाईजू होता है। हाईजू सारे के सारे जख्मी लोगों से मुखातिब होके कहती है कि तुम लोग नमसन टावर की तरफ बढ़ो, वहां पे तुम लोगों को मिलिट्री बचाएगी और जो लोग इस वक्त सलामत है तुम लोग अपने डाइस को गमाओ, इसमें से तुम लोगों को लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स मिलेगी। ये सुनते सारे काफी सारे लोग अपने अपने डाइस को घुमाते हैं और उनमें से मुख्तलिफ तरीके की वेपन्स निकलती है। हाइकू उन्हें यही समझाती है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरे साथ मिलके लड़ना होगा। उस रोज काफी सारे लोग मार गए, पर हाँ, उसी रोज में काफी सारे हीरोज ने भी जन्म लिया। उधर ही हम चोयुल को भी पास में ही देखते हैं, जो कि अभी भी जख्मी हालत में वहीं पे पड़ा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से उसकी डाइस छूट के खुल जाती है। ये वही रोज है जिस रोज हमारा मेन कैरेक्टर चोयुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाने लगा। वो अपने डाइस से एक क्राशिनाज नाम की बुक पाता है। वो किताब डीमन किंग की किताब होती है, जो कि उसे हर तरह की अथॉरिटी देती होती है। उस किताब में बढ़ बढ़ के हर चीज का नॉलेज होता है, यहाँ तक गॉड्स को हराने की भी जानकारी होती है,
होती है जो कि डाइस को घुमा के इनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। साथ ही बाकी प्लेयर्स और उनकी वेपन के बारे में भी जानकारी होती है। ये जानकारी चोयुल अगर किसी दूसरे प्लेयर को उसकी वेपन के बारे में बता दे तो वो प्लेयर ये जान के जितने भी किल्स करेगा, जितना भी लेवल अप करेगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे मेन कैरेक्टर चोयुल को जाएंगे। यूं ही सारे के सारे लोग अपनी जानों को खतरे में डाल के अपनी जानों के लिए ही लड़ रहे होते हैं कि थोड़ी देर में ये लोग इस बेस के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर डालते हैं। उतने में यहाँ पे आर्मी भी पहुंच ही जाती है जो कि सारे के सारे जख्मी लोगों को नमस टावर ले जा रहे होते हैं। वहीं पे आर्मी का कैप्टन जिसका नाम होता है क्वान, हाइजू को सल्यूट करते हुए कहता है, हाइजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ही कारण हमने आसानी से इस सारी जगह पे काबू पा लिया और बाकी मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस वालों को भी हमने मुख्तलिफ बेसिस में भेज दिया। हाइजू आगे से कहती है कि हमने इस बेस को तो डिफेंड कर दिया, बाकी बेसिस का क्या हाल है? तो क्वान इसके जवाब में कहता है, इस वक्त इंटरनेट कनेक्शन वगैरह और हमारे सारे सर्वर्स डाउन जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें जल्दी जवाब मिल जाएगा और जवाब भी हमारे हक में ही होगा। कि अपनी जख्मी हालत में चोयुल इन्हें अप्रोच करते हुए कहता है, नहीं, मुश्किल की घड़ी अभी भी हमारे सरों पे मंडला रही है, जल्दी हमारा सामना बॉस मॉन्स्टर से होने को जा रहा है और ये सब कुछ मेरी इस किताब में लिखा है। इसमें हमारे मिशन की डिटेल और मॉन्स्टर के बारे में सारा का सारा डेटा मौजूद है, पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब हाइजू और क्वान उसकी किताब पे अपनी नजरें दुराते हैं तो उन्हें तो बस खाली पेजेस के अलावा कुछ भी ना दिखता। मगर इसके बावजूद भी क्वान और हाइजू उसकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उन्होंने डाइस से निकली हुई ऐसी काफी सारी एबिलिटीज को देखा है जो कि सब यूजर ही पढ़ सकता होता है। और चूंकि ये एक इंफॉर्मेशन बुक होती है, यही देख के क्वान अपने मन में सोचने लगता है, अगर ये वाकई में इंफॉर्मेशन बुक है जैसे कि ये लड़का हमें दिखाना चाह रहा है तो इसका आइटम वाकई में इंतहाई ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि जारी सी बात है नॉलेज इज पावर। तो क्वान चोयुल से उसकी पावर का नमूना पेश करने के लिए कहता है। तो चोयुल क्वान के बारे में रीड करते हुए उसे कहने लगता है, तुमने जो हेलमेट पहन रखा है ये हीरो क्लास का है और यही तुम्हारी वेपन है जो कि 6 कीमती आइटम सेट में से एक अनोखा आइटम है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि इसी बुक के कारण तुम किसी की जिंदगी का कोई करवा सच भी जान सकते हो। जैसे कि वो हाइजू के बारे में बताता है कि तुमने पिंक कलर का अंडरवेयर पहन रखा है। ये सुनते सारी हाइजू काफी ज्यादा शर्माने लगती है। खैर यार, इतना सब कुछ सुनने के बाद क्वान और हाइजू को उसकी पावर पे यकीन आ ही जाता है। तो अब क्वान काफी सीरियस होकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने HQ में पहुंचा देता है जो कि उसे चोयुल ने दी होती है। इसके बाद वो अपना वाकी टाकी चोयुल के हवाले करते हुए कहता है, बाकी की इंफॉर्मेशन तुम खुद ही बता दो। चोयुल अब रिपोर्ट करते हुए कहता है कि डिफेंस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेना चाहूंगा। इस डिफेंस मिशन में हमारा सामना मॉन्स्टर के 6 बड़े बड़े यूनिट से होगा और हर यूनिट एक एक घंटे के वक्फे के बाद आएगा और साथ ही हर एक यूनिट में हमारा सामना बॉस मॉन्स्टर से भी होगा। अगर हम लोग मिलकर काम करें और मेरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, मुझे पूरा यकीन है तो इस पूरी की पूरी सूरत हाल में ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव कर पाएंगे। और आखिर में मैं इसी बुक की जानकारी का इस्तेमाल करके इस गेम की दुनिया से बाहर निकलने का भी तुम सबके लिए रास्ता ढूंढूंगा। उसकी ये बात सुनते सारी हाइजून उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि ये लड़का ना कि सिर्फ अभी डिफेंस मिशन की बात कर रहा है बल्कि आगे की भी कर रहा है कि वो कैसे हम सबको इस दुनिया से बाहर निकाल पाएगा। खैर यार, चोयुल उन्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि पहले यूनिट के मॉन्स्टर आखिर कौन कौन सी दिशाओं से आएंगे। तो सारे के सारे लोग पहले से वहीं पे तैयार होते हैं, खड़े होते हैं मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए। बिला आखिर चोयुल की इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी के कारण वो वेव 1 के सारे मॉन्स्टर्स पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं और यहाँ तक वो इसी तरह बॉस मॉन्स्टर को भी मार डालते हैं। और अब चूंकि चोयुल ने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्राशिना बुक से दी होती है तो जिसने भी इस इंफॉर्मेशन को सुन के बैटल में जीत पाए उन सब के पॉइंट्स और लेवल की ताकत हमारे चोयुल को मिल जाती है। मतलब कि इस दुनिया के 90% लोगों की ताकत और उनके लेवल सारे के सारे चोयुल को जाते हैं। और ये तो बस चोयुल की सिर्फ शुरुआत है। इसके 1 घंटे बाद दूसरे यूनिट के मॉन्स्टर भी अब इन पे टूट पड़ते हैं, जहाँ पे चोयुल के कहने पे कुछ लोग मॉन्स्टर को अपने पीछे बुला के एक जगह पे जमा कर डालते हैं। उनको जमा करने के बाद सारे के सारे लोग मिलके फिर उन पे काफी ज्यादा बम्बार्टमेंट करते हैं और बिला आखिर उनका काम यहीं पे तमाम कर डालते हैं। जो मॉन्स्टर समझदार होते हैं उनके खिलाफ हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को बेचते हैं, सरप्राइज अटैक करके आखिर में उनकी भी जान को नोच लेते हैं। ये सारे के सारे प्लान उन्हें कोई और नहीं बल्कि चोयुल ही दे रहा होता है। चोयुल नोटिस करता है। चोयुल यहाँ पे अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे जिस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अपने आप ही इस किताब
किताब पे आ जाती है। चोयल यहाँ तक फ्यूचर को भी देख पा रहा होता है। वो अपने बंदों को गाइड करते हुए कहता है कि स्ट्रीट नंबर 3 में थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर आ जाएंगे। चोयल की कमाल की इंफॉर्मेशन के ही कारण मॉन्स्टर दरदम गिरते चले जा रहे होते हैं। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं जहाँ पे इन पे मॉन्स्टर का तीसरा यूनिट भी टूट आता है। चोयल की गाइडेंस की वजह से मिलिट्री का भी ट्रस्ट अब चोयल पे बढ़ता जा रहा होता है। क्वान सोचने लगता है कि शुरू में तो जो चोयल हमें बताता था हेडक्वार्टर थोड़ा सा सोच समझ के उस पे कदम उठाती थी, मगर चोयल की इंफॉर्मेशन बार बार करेक्ट साबित होने की वजह से अब सारे के सारे ऑर्डर्स हमें डायरेक्टली चोयल खुद ही दे रहा है। चोयल के सारे ऑर्डर्स बिल्कुल ठीक है और वो पूरी की पूरी सिटी को अपने इशारों पे नचा रहा है। चोयल के ऑर्डर के ही कारण ये लोग चौथी और पांचवी वेव को भी क्लियर कर लेते हैं। बस अब आखिरी यूनिट का बॉस ही बाकी होता है। चोयल सर्जेंट क्वांग को बताता है कि छठवीं वेव का ये लास्ट मॉन्स्टर होगा जो कि एक बॉस मॉन्स्टर है। इसका साइज बिल्कुल एक पहाड़ के माना जितना है और ये पहाड़ों से ही निकल के यहाँ पे आएगा। अगर ये सिटी तक पहुंच गया तो पूरी की पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बेहतर यही होगा कि हम हाइजूंग को लेके उसके पास उल्टा जाए। मेरे किताब के मुताबिक हाइजू की स्किल इतने काफी है कि हम उस मॉन्स्टर को मिलकर डिफीट कर सकते हैं। तो ये लोग ट्रक में बैठ के फोन से सिटी के बाहर चले जाते हैं जहाँ पे जल्दी इनका मुकाबला बॉस मॉन्स्टर से होता है। ये बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्लो होता है लेकिन इंतहाई ज्यादा मजबूत होता है। तो हाइजू जल्दी अपने आंख से उबलते हुए स्पेयर को बाहर निकालती है, लेकिन इसी बीच में चोयल उससे बताता है कि तुम्हारी वेपन के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा पता है। इस कराशियाना बुक के कारण तुम्हारी वेपन में एक खुफिया फीचर भी है। हालांकि इसमें भी 3 शर्तें हैं। जिस तरह से तुम्हारा लड़ने का अंदाज है तुम ऑलरेडी 2 शर्तों को फॉलो करती हो। जहां तक आखिरी शर्त की बात है तुम्हें अपने वेपन का ट्रस्ट को जीतना होगा। अपने वेपन के ट्रस्ट को जीतने के लिए तुम्हें अपने आप को अपनी वेपन से ही हमला करना होगा। हाइजू ये सुन के काफी ज्यादा हिचकिचा रही होती है मगर चोयल उसे भरोसा दिलवाता है। ऊपर से इनके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा होता। हाइजू ऐसा ही करती है जैसे कि चोयल ने उसे बताया होता है और अब चोयल अपनी वेपन को अपने जूजू आर पार करती ही है कि उतने में वो मॉन्स्टर भी उस पे हमला कर डालता है। क्वान को फिक्र होने लगती है लेकिन चोयल उसे यकीन दिलवाता है फिक्र मत करो, हाइजू अभी भी जिंदा है। जिन्हीं हाथों से उस मॉन्स्टर ने हाइजू की जान लेने की कोशिश की होती है उन्हीं हाथों के नीचे से एक बहुत बड़ा फ्लेम निकलता है। वो फ्लेम मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है और देखते ही देखते वो एक ड्रैगन की शक्ल ले लेता है। इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन प्रोमिनेंस ये इस ड्रैगन का नाम होता है। इस ड्रैगन के शरीर में से काफी हद तक फ्लेम बाहर निकल के जा रहे होते हैं और देखते देखते वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ल ले लेता है। एक खतरनाक ब्लास्ट के कारण हाइजू सक्सेसफुली उस मॉन्स्टर की जान लेने में कामयाब हो जाती है। सर्जेंट क्वान ये ताकत देके चाहे जरूर हैरान तो होता है लेकिन वो दाद चोयल की ही देता है। सर्जेंट क्वान अपने मन ही मन में कहने लगता है हाइजू को तो अपनी इस एबिलिटी के बारे में तो पता ही नहीं था और साथ ही साथ चोयल को पता भी था कि ये एबिलिटी आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तो वो हमें सिटी से दूर लाया है। और जो सबसे खास बात है वो चोयल की है कि वो कितने खास तरीके से इस किताब की इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पा रहा है और साथ ही साथ हमें गाइड कर पा रहा है। मिशन के कंप्लीट हो जाने के बाद गेम उन्हें अपने आप ही टेलीपोर्ट करके उनकी सिटी में ले आती है जो कि उनका सेफ हाउस होता है। चोयल की इंफॉर्मेशन के कारण इन लोगों ने आसानी से इन सारी की सारी सिचुएशन को काबू कर लिया होता है, जिस वजह से पूरी की पूरी सिटी में अब चोयल के नारे गूंज रहे होते हैं। और अब चूंकि इन्होंने मिशन को सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर लिया होता है बारी आती है रिवॉर्ड्स की। ये चीज सारे के सारे लोग अपनी स्टेटस विंडो में देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जल्दी उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने को जाएंगे। यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी बिल्कुल पैसों की तरह काम करते हैं। पॉइंट्स को जमा करके आप मुख्तलिफ तरीके की इक्विपमेंट्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ तक इन्हीं पॉइंट्स के कारण आप आगे के लेवल्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उनकी स्टेटस विंडो में लिखा आता है सेक्रीफाइस ऑफ सेवर्जिनिटी की वजह से आप लोगों को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। ये देख के पूरी सिटी आग उबलने लगती है कि आखिर ये सेक्रीफाइस ऑफ सेवर्जिनिटी जो भी भला ये है क्या। पर जो सबसे ज्यादा अपनी स्टेटस विंडो को देख के हैरान हो रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि चोयल होता है, क्योंकि सेक्रीफाइस ऑफ सेवर्जिनिटी ये हमारे मेन कैरेक्टर की बुक का एक हिस्सा है। ये डीमन बुक ऑफ कराकस की एक एबिलिटी है। मतलब के सिटीजन ने जो इंफॉर्मेशन चोयल के इस्तेमाल करके मिशन को क्लियर किया तो वो सिर्फ और सिर्फ चोयल की बदौलत ही किया, जिस वजह से बुक ऑफ कराकस उनके पॉइंट्स को छीन के 100 गुना बढ़ा के चोयल को दे देती है।
इसी वजह से तो अपने पॉइंट्स देख के यहाँ तक चोयल खुद भी इतना ज्यादा हैरान हो रहा है कि पूछो मत। चोयल तो यहाँ तक अपने पॉइंट्स को पढ़ भी नहीं पा रहा होता, इतने ज्यादा होते हैं। सारे के सारे लोग जो भी आसपास मौजूद होते हैं उनकी नजर अब चोयल के पॉइंट्स पे पड़ती है। ये देख के उन्हें चोयल पे काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है। वो कहने लगते हैं जरूर ये सेक्रीफाइस ऑफ वर्जिनिटी जो भी बला है ये तुमसे ही आई है, क्योंकि यही देख के सबको समझ में आने लगता है कि वो मिशन इतना ज्यादा मुश्किल और जानलेवा था, हमने कितनी आसानी से पार कर दिया सब चोयल की वजह से। सारी सी बात है हमने चोयल की इंफॉर्मेशन पे काम करके इस मिशन को सक्सीड किया तो सारे के सारे पॉइंट्स चोयल को ही जाएंगे। मगर यहाँ तक चोयल ने खुद भी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि इनके सारे के सारे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। चोयल ने सिंपली उनका भला चाह, लेकिन बदले में अब पूरी की पूरी सिटी उसके ही खून के पीछे पड़ी हुई है। इंसान की फितरत वाकई में काफी ज्यादा लालची है। अगर चोयल उनकी मदद ना करता तो वो कब के मर चुके होते। अब भला वो पॉइंट्स का क्या ही करते अगर वो मर गए होते। मगर इस चीज को इग्नोर करके वो अब चोयल की जान लेने पे तुले होते हैं। हालांकि क्वान और हाइजू सिविलियंस को शांत करने की कोशिशों में जारी रहते हैं। क्वान अब चोयल से कहता है फिक्र मत करो, तुम इनके पॉइंट्स को वापस लौटा सकते हो, ये भी एक गेम का हिस्सा है, तुम आइटम्स वगैरह को शेयर कर सकते हो। चोयल सबके पॉइंट्स उन्हें वापस देने की कोशिश तो करता है, लेकिन अचानक से चोयल की स्टेटस विंडो एरर देते हुए कहती है ये करासीना बुक के खिलाफ है कि तुम किसी को भी अपने आइटम्स या फिर पॉइंट्स को शेयर करो। चोयल भी काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो अपनी बुक को जमीन पे फेंकते हुए कहता है हाइजू इस बुक को जला डालो। हाइजू अपनी नाकाम कोशिश करती है इस बुक को जलाने में, मगर कुछ भी ना होता। क्वान नोटिस करता सिचुएशन बस से बदतर होती जा रही है, लोग मर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्वान सोचने लगता है कि अब उसे कुछ करना होगा वरना बस से बदतर कुछ भी हो सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे कि आखिरकार वो क्वान पे ही अपनी बंदूक तारते हुए कहता है चोयल मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसी में सबकी भलाई है। मगर ये देख के भी सिटीजन्स का गुस्सा ठंडा ना होता, वो चिल्ला रहे होते हैं, उसे गालियां बकते हुए कहते हैं कि इसकी जान ले लो। क्वान नोटिस करता कि ये भी काम नहीं करा तो वो चोयल के कान के करीब आके कहता है कि तुम यहाँ से भाग निकलो, ये दुनिया एहसान फरामोश है लेकिन इन बेचारों के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं है, तुम भाग निकलो और दूसरा रास्ता कोई सोचो। जिस पर चोयल अपनी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी को बाय करता है और इसी का इस्तेमाल करके वो देखते देखते लोगों की नजरों से गायब हो जाता है। लोग गुस्से से चिल्ला रहे होते हैं कि वो चोर का बच्चा भाग गया। कि इसी बीच में दोबारा से अनाउंसमेंट होती है तुम लोगों के पास 1 घंटा रेस्ट करने का है, इसके बाद गेम दोबारा से आगे बढ़ेगी और तुम लोग दोबारा से मुश्किलात का सामना करोगे। लोग पहले से इतना परेशान हालत में बैठे हुए कि एक और परेशानी उनके सरों पे टूट आई है। लोग मरते जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पॉइंट्स तक नहीं है। वक्त काफी कम बचा होता है तो लोगों को दोबारा से इकट्ठा करके अनाउंसमेंट की जाती है कि हमारे पास वक्त काफी कम बचा है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के जुनून और जज्बे पूरे तरीके से टूट चुके हैं और कुछ ही समय में तुम लोगों ने अपने प्यार करने वालों को भी खो दिया, मगर जो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आगे बढ़ेगा और जो लड़ने के काबिल नहीं है या फिर लड़ना नहीं चाहते वो लोग सेफ सेंटर की तरफ जाएगा। और जहाँ तक चोयल गद्दार की बात है उससे किसी भी किस्म का प्लान के बारे में मत पूछिएगा। चोयल की अगर लोकेशन आपको मालूम पड़ती है तो तुरंत से हमें रिपोर्ट कीजिएगा। अगर गलती से चोयल आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन देता भी है तो उसे आगे मत पहुंचाइएगा। ऐसी सूरत हाल में चोयल की किसी ने भी मदद करने की कोशिश की या फिर उसकी ही इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाया तो ऐसे में आप भी उसकी तरह गद्दार माने जाएंगे और आपको भी बराबर की सजा दी जाएगी। देखते देखते वक्त गुजरता जा रहा होता है और 24 आवर्स रेस्ट के खत्म हो जाते हैं। गॉड्स दोबारा से अपना डाइस घुमाता है और उनकी सिटी 4 कदम आगे बढ़ के डिमोनिक ऑफ पिलर्स पे आ रुकती है। उन्हें गेम की तरफ से इस मिशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि तुम्हारी सिटी में कुछ पिलर्स को समन्ड किया गया है और उन पिलर्स के साथ उनके गार्डियंस भी मौजूद है जो कि वो लोग इस पिलर्स की हिफाजत करेंगे। आप लोगों ने उन पिलर्स को हर हालत में तोड़ना है। अगर वक्त खत्म होने से पहले पहले तुम लोग इन पिलर्स को तोड़ने में नाकाम हुए तो डीमन किंग अपने आप ही समन्ड हो जाएगा और ऐसी सूरत में तुम लोग सब के सब मारे जाओगे। इस मिशन को कंप्लीट करने के तुम लोगों को 5 दिन दिए जाते हैं। अब सिटी में मुख्तलिफ जगहों पे 3 पिलर्स आ जाते हैं और उनके साथ उनके गार्डियंस भी। हर पिलर का गार्डियन दूसरे गार्डियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिलर 1 के गार्डियन का नाम होता है फेरन एंजल और दूसरे पिलर के गार्डियन का नाम होता है मैड ब्रेन। जो तीसरे पिलर का गार्डियन होता है वो सारे के सारे दूसरे गार्डियन से ज्यादा शक्तिशाली है। वो तीसरा गार्डियन एक गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता है। वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अब उसकी बराबरी का कोई बच्चा तक नहीं है। उसे अपने स्किल्स पे इतना ज्यादा
भरोसा है कि वो डीमन किंग को खुद समन करके उसे काटना चाहता है अपने हाथों से। उधर ही दूसरी और कहानी एक अनजान जगह पे चोयुल पे जाती है। चोयुल जमीन पे पड़ा और उसके करासियानास की किताबों के पेजेस हर जगह जगह पे फैले होते हैं। ऐसी बिगड़ी हुई सूरत हाल में भी जहाँ पे चोयुल का कोई सहारा तक नहीं है, उसके चेहरे पे अभी भी एक कातलाना सी मुस्कुराहट होती है। इसी बीच में दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कौन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटीजन्स ने हमें बताए बिना ही पिलर 1 पे अटैक करना शुरू भी कर दिया। और जबकि हाइजू होती है वो फोना से तीसरे पिलर तक जा पहुंचती है, जिसका गार्डियन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। हाइजू को अपने सामने देखने के बावजूद भी स्वॉर्ड मास्टर आराम से बस बैठा ही रहता, जैसे उस स्वॉर्ड मास्टर को किसी चीज की टेंशन तक ना हो। हाइजू अपने फ्लेम से उभरते हुए फोना से अपने स्पेयर से उस पे टूट पड़ती है, मगर वो स्वॉर्ड मास्टर बैठे बैठे ही अपने एक ही हमले से आसानी से हाइजू के इतने शक्तिशाली हमले को रोक लेता है। स्वॉर्ड मास्टर ने जानबूझ के अपनी तलवार को हाइजू के स्पेयर में फंसाया होता है। अब स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता है, जिस वजह से हाइजू का बैलेंस हवा में ही बिगड़ जाता है। देखते देखते वो बस अपने अगले वार से हाइजू की जान लेने को ही जा रहा होता है। हाइजू भी बस अपनी उम्मीद खो बैठती है, मगर जब वो अपनी आंखें दोबारा से खोलती है तो उसे चोयुल ने वक्त में आके बचा लिया होता है। वो अपने आप को चोयुल की बाहों में पाती है। चोयुल अब उससे बताने लगता है, हाइजू क्या तुम मेरी तरफ से सारे के सारे शहरियों को बता दोगी कि वो सारे के सारे पॉइंट्स अब उनके मेरे खाते में जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके मैं लेवल अप करूंगा। चोयुल काफी कूल तरीके से अब उस स्वॉर्ड मास्टर की तरफ अपने कदम जमाने लगता है और साथ ही साथ वो उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी गेम्स के सबसे खतरनाक इक्विपमेंट्स, वेपन्स और अपने लेवल्स को बाय करने लगता है, जिस वजह से चोयुल के सारे लेवल मैक्स हो जाते हैं। और जो इस गेम में सबसे पहले मैक्स लेवल तक जाता है तो उसके बारे में अपने आप ही पूरी की पूरी गेम में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसी अनाउंसमेंट के बारे में सुन के सारे लोगों को और भी तब चढ़ने लगती है। अब हम देख पाते हैं इन पॉइंट्स वगैरह की वजह से चोयुल के इक्विपमेंट्स, उसके कपड़े वगैरह काफी गजब के हीरो जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन चोयुल को अब हीरो खिलाने से कोई मतलब नहीं है। अब हम देख पाते हैं चोयुल भी इसी दौरान मौजूद नहीं होता। चोयुल ने जानबूझ के उसके पड़ों को उखाड़ डाला था, ये जानते हुए भी कि ये करप्शन ट्रेट है। अगर तुम उसके पड़ों को उखाड़ डालोगे तो जारी सी बात वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। अगर चोयुल को पहले से ही मालूम था कि ऐसा करने से वो इवॉल्व कर जाएगा तो चोयुल ने ऐसा किया क्यों? कौन भी उसकी और अपनी गोलियां बरसाते हुए सोचने लगता है कि चोयुल इतना खतरनाक मॉन्स्टर हमारे हवाले करके क्यों चला गया। अब हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ते हुए एक खतरनाक किस्म का वार करता है, जो कि बस क्वान और बाकी सोल्जर्स काफी करीबी से डॉज करते हैं। और उसके पहले हमले से इतनी ज्यादा तबाही होती है कि बाकी सोल्जर्स तो अपनी जानों को बचा के यहाँ से भागने लगते हैं। क्वान भी बस काफी फिक्रमंदी से उन सोल्जर्स को भागता हुआ देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे अकेला छोड़ के कहाँ भाग रहे हो। क्वान को भी काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। उसे लगता है कि जैसे कि वो उसका आखिरी वक्त आ गया। क्वान अब काफी हैबत में पड़ते हुए उसकी ओर गोलियां चलाने लगता है, मगर उस मॉन्स्टर को उसकी गोलियों से गुदगुदी तो क्या बल्कि उसे खारिज तक ना होती। जबकि क्वान के सोल्जर्स ने उसे धोखा दे दिया होता है, पर इसके बावजूद भी क्वान को अपने सोल्जर्स की फिक्र होती है। वो मॉन्स्टर को अपने पीछे पड़वा के यहाँ से दूर भागने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर उसके सोल्जर्स को छोड़ के उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। कि देखते देखते वो मॉन्स्टर अपनी गंदी किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके चोयुल के ऊपर टूट पड़ता है। बस अपने एक ही पंजे से क्वान की जान को यहाँ पे नोच लेता है। ये सबको चोयुल थोड़ी दूरी से देख रहा होता है और वो अपनी किताब को बंद करते हुए कहता है, चलो एक मॉन्स्टर का काम यहाँ पे तमाम तो हुआ। ये उसके कहने की देर होती है कि उस मॉन्स्टर के पंजे के नीचे एक तेज तरह रोशनी चमकती है और इसी के साथ उस मॉन्स्टर का पंजा जलने लगता है। वो दर्द से तड़प रहा होता है। हमें मालूम पड़ता है कि ये क्वान की हेलमेट की एक एबिलिटी अनलॉक हुई होती है। उसकी इस एबिलिटी का नाम होता है हेल्डन गोस्ट, जहाँ पे क्वान को एक गोस्ट पोजेस कर लेता है। अगर आम शब्दों में बताओ तो कि एक हीरो की आत्मा क्वान को पावर दे रही है, जिसके कारण क्वान की डिवाइन एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, इसकी एक टाइम लिमिट है। क्वान सिर्फ और सिर्फ इस एबिलिटी का सहारा 10 मिनट के लिए ही ले सकता है। अब हम देख पाते हैं जो सोल्जर्स एक वक्त में काफी ज्यादा डर गए थे, क्वान उन सब के अंदर अपनी इसी आत्मा को फूंक डालता है। तो जो सोल्जर एक वक्त में डर के मारे भाग रहे थे, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अब वो अपने जुनून और जज्बे से उबल रहे हैं। तो हाँ यार, इसके कारण क्वान अपने उन्हीं टूटे हुए दिलों वाले सोल्जर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है जो कि बैटलफील्ड से भाग रहे थे। इस बार
इनकी हिम्मत, जुनून और जज्बा इस कदर ज्यादा होता है कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता, जिस वजह से इन्हें कहा जाता है द आयरन क्लब। अब वैसे तो क्वान काफी ज्यादा शांत होता है, लेकिन आज क्वान अपने जुनून से उभर रहा होता है। वो दौड़ता है एक शेर की तरह, और इसके बाद वो अपनी मामूली राइफल का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार वो जब अपनी बुलेट्स को शूट करता है, वो बुलेट सीधा जाके मॉन्स्टर को लगती है, और यहाँ तक इस बार वो उसे काफी हद तक डैमेज भी देती है, क्योंकि इस वक्त क्वान का ये हेलमेट उसके हर एक इक्विपमेंट्स को पावर दे रहा है। इसके बाद क्वान चिल्लाते हुए अपने सोल्जर्स से कहता है कि टूट पड़ो। थोड़ी देर में हम देख पाते हैं क्वान और उसके सोल्जर्स मिल मिला के यहाँ तक इस खतरनाक मॉन्स्टर को भी नॉक डाउन कर देते हैं। और अब चूंकि क्वान ने एक खतरनाक मॉन्स्टर को नॉक डाउन किया होता है, तो यहाँ तक उसकी अनाउंसमेंट पूरी सिटी में की जाती है। ये खबर यहाँ तक इस सिटी के अपर हेड्स तक भी पहुंच जाते हैं कि क्वान ही वो पहला शख्स है जिसने फर्स्ट गार्डियन को नॉक डाउन किया। हम देख पाते हैं चोयुल ये सब कुछ दूरी से देख रहा था, और ये सब कुछ चोयुल ने प्लान कर रखा था, क्योंकि करासीना डीमन बुक के मुताबिक चोयुल ने यह अंदाजा लगा लिया होता है कि अगर क्वान अपने सोल्जर्स के लिए अपनी जान दांव पे लगाएगा तो उसका हेलमेट एक नई एबिलिटी को अनलॉक कर देगा। चोयुल यहाँ पे खुद से कहता है कि मैंने उस फैलन एंजल से इतनी देर लड़ाई की थी कि उसका स्टेमिना काफी ज्यादा कम पड़ गया था, और जब मुझे लगने लगा कि क्वान अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को डिफीट कर पाएगा, तो मैंने इस मॉन्स्टर को क्वान के हवाले कर दिया, ताकि इसी बहाने हम क्वान की इस नई हेलमेट वाली एबिलिटी को भी अनलॉक कर सके। चोयुल खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ, मुझे तो ज्यादातर काम खुद करने की भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ चोयुल उस स्वॉर्ड मास्टर को बता रहा होता है जो कि थर्ड गार्डियन होता है। फिर चोयुल उससे सवाल पूछता है, तुम क्या कहना चाहोगे, क्यों ना इस बात पे 5-5 रुपए की शर्त रखी जाए, अगर मैं जीत गया तो तुम इस पिलर से पीछे हट जाओगे और मुझे इस पिलर को तोड़ने दोगे। ये सुनते सारी वो स्वॉर्ड मास्टर भी उसे अपनी कातलाना निगाहों से घूरते हुए उसके चैलेंज को अपसेट करता है। दूसरी ओर कहानी हाइजू पे जाती है, जो कि दूसरे पिलर के गार्डियन के खिलाफ लड़ी होती है। दूसरा पिलर का गार्डियन एक मैड डॉग नाम का रोबोट होता है, जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा ही समझदार होती है। वो यहाँ तक हाइजू को एनालाइज करते हुए उसकी तरह का ही एक एंटी हाइजू रोबोट तैयार करता है। उसके पास चाहे जरूर हाइजू की जैसी एबिलिटी होती है, लेकिन उसकी सारी की सारी एबिलिटीज हाइजू से कुछ ज्यादा ही बेहतर होती है। एक लम्हे पहले हाइजू के वो सामने होता है कि दूसरे ही पल में हाइजू उसे अपने पीछे पाती है। वो हाइजू के पीछे आते सारी एक खतरनाक किस्म का वार करके हाइजू को वहीं पे उड़ा के फेंकता है। उसका हमला इस कदर पावरफुल होता है कि हाइजू जू बेहोश होने को ही जा रही होती है कि उसकी नजर अचानक से अपने सामने चोयुल पे पड़ती है। चोयुल आते सारी मैड डॉग के वीक पॉइंट पे हमला करके उस मशीन को वहीं पे तबाह कर देता है, जिस वजह से एंटी हाइजू का भी ध्यान उससे हट जाता है। पर जब एंटी हाइजू को जू होश आती है तो वो नोटिस करती है कि हाइजू गायब हो चुकी है। तो हाँ यार, इस वक्त आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि चोयुल ही होता है। चाहे जरूर चोयुल ने मैड डॉग को तो तोड़ दिया, लेकिन मैड डॉग का पुर्जा एक अभी भी बाकी होता है, और वही पुर्जा काफी सारे नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स को क्रिएट कर रहा होता है। अब कहानी चोयुल पे जाती है, जो कि अब सारी की सारी टूटती हुई और होती हुई तबाही को अपनी आंखों से देख रहा होता है। चोयुल भी सोचने लगता है कि ये पोस्ट कुछ ज्यादा ही देर ले रही है, यहाँ तक मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के। अब तक तो इन लोगों को ये मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए था, मगर बात यह है ये लोग डरपोक बहुत है, और अभी भी काफी सारे लोग छुप छुप के बैठे हुए हैं। हम देख पाते हैं शहर में मुख्तलिफ तरीकों की तबाहियां हो रही होती है। ये देख के भी चोयुल अपने मन में कहने लगता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद इस पूरे के पूरे मिशन को नजर चपकते ही खुद क्लियर कर सकता हूँ, मगर मेरे करासीना बुक के मुताबिक ऐसे करने में भलाई नहीं है, क्योंकि ना कि सिर्फ मैं ना कि दूसरे लोग बल्कि पूरी की पूरी हमारी सिटी ही एक गीटी के मायने रखती है। इसमें एक बंदे को आगे नहीं बढ़ना बल्कि सबको एक साथ आगे बढ़ना है, तभी तो पूरी गीटी आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए पूरी सिटी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा, जिस वजह से मैंने उनको एक गजब किस्म का कमांडर दिया जिसका नाम है क्वान। और जहां तक हाइजू की बात है, मैंने उसकी एबिलिटी को तो अनलॉक किया, लेकिन वो अभी भी एक चैंपियन खिलाने के नाते नहीं है। वो ये जैसे तैसे कह रहा होता है, कहानी हाइजू पे जाती है और उसे जू होश आती है कि वो अपने सामने उसी स्वॉर्ड मास्टर को पाता है। हाइजू उसे अपने सामने देख के काफी ज्यादा हैरान होने लगती है। अब ये स्वॉर्ड मास्टर के साथ सारी की सारी प्लानिंग चोयुल ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी होती है। तो वो स्वॉर्ड मास्टर हाइजू को यहाँ पे बताता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने तुम्हारे जख्मों को बढ़ दिया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। और हाँ, चोयुल ने मुझे एक फ्रेज दिया था, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। ये फ्रेज कुछ इस तरह से, एक बड़ी हार के बाद मिलते हैं एक गजब के टीचर से।
जो कि कुछ ऐसा सीखने को नहीं कि दूसरे को आजमाने का नहीं। ये सुन के हाइजू को कुछ समझ में ना आती कि चोयुल का इन सब बातों से क्या मतलब है। थोड़ी दूरी में हम एंटी हाइजू को देखते हैं जो कि हाइजू को ट्रैक करके यहीं पे आ रही होती है कि अचानक से बीच रास्ते में उसके सामने एक रुकावट आती है। वो रुकावट कोई और नहीं बल्कि चोयुल होता है और अभी भी चोयुल के हाथों में मैड डॉग का सर होता है। हाइजू अब एक जगह पे खड़ा होकर सोचने लगता है मेरे ख्याल से ये वाली जगह ठीक रहेगी। इसके तुरंत बाद एंटी हाइजूल एक खतरनाक किस्म की लेजर बीम फौरन से चोयुल की ओर मारती है। अब ये तो चोयुल के प्लान का एक हिस्सा होता है। चोयुल आसानी से उस लेजर बीम को डॉज कर लेता है और अब वो लेजर बीम उड़ते उड़ते जाके फौरन से एक पिलर के साथ जा लगता है। उसकी इसी लेजर बीम के कारण वो पिलर जल के राख हो जाता है। चोयुल कहता है एंटी हाइजू जो भी तुम्हारा नाम है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने वाकई में इन बिचारों के लिए उनका काम आसान कर दिया। और जहां तक हमारे और तुम्हारे बीच की बात है हमें लड़ने की क्या ही जरूरत है। हम दोबारा से हाइड एंड सीक खेलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम हाइजू को उसी स्वॉर्ड मास्टर के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर उसे कहता भी है क्या हुआ हाइजू अपने उसी पावर को मुझे दिखाओ। मगर इसी दौरान हाइजू अपने जिस्म में से फ्लेम को निकाल के हर तरफ आग को फैला देती है। उसे डॉज करने के लिए स्वॉर्ड मास्टर वक्त पे ही पीछे हो जाता है। चोयुल यहाँ पे बिना वक्त को गवाए बगैर दोबारा से स्वॉर्ड मास्टर पे टूट पड़ती है। स्वॉर्ड मास्टर उसके हमलों को ब्लॉक करते हुए कहता है ये ताकत तुम्हारी नहीं है जिस वजह से ये ताकत तुम्हें नुकसान भी दे सकती है। लेकिन इतना याद रखो हाजू तुम्हें अपनी पावर पे बाड़ी पड़ना है ना कि पावर को खुद पे बाड़ी पड़ने देना है। मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर हाइजू को उसकी पावर को कंट्रोल करना सिखा रहा है। यूं ये लोग थोड़ी देर में अपने छोटे से ट्रेनिंग सेशन से ब्रेक लेते हैं। हाइजू काफी ज्यादा सांसें बढ़ते हुए कहती है कि चोयुल ने शर्त रखी है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी कि मैं उस रोबोट को हरा सकूंगी। इसी लम्हे में स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे चोयुल से सहमत होके कहने लगता है कुछ लम्हे पहले तुम मेरी जान लेने की नाकाम कोशिश में जारी थी पर अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ चोयुल के कहने पे और ये जानते हुए भी कि चोयुल ये सब कुछ करवा रहा है। तो क्या तुम चोयुल पे इतना ज्यादा भरोसा करती हो। हाइजू के पास इन सब बातों का सीधा जवाब तो नहीं होता लेकिन वो इतना जरूर कहती है कि मैं इस नई दुनिया से नावाकिफ हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। ऊपर से मैं इतनी समझदार भी नहीं हूँ कि मैं अंदाजा लगा लूं या फिर सोचूं कि आखिर सिचुएशन क्या है। मगर हाँ मेरे पास एक चीज जरूर है वो है ताकत। तो मैं अपनी ताकत को ही बढ़ाती हूँ। उसके इस जवाब से स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि एक मार्शल आर्ट के लिए यही उसकी जिंदगी होती है। वो इससे इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि चोयुल उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मगर यहाँ पे हाइजू जो है वो अपने एक स्ट्रेट मार्शल आर्ट के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। स्वॉर्ड मास्टर एक कातराना मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है वक्त आ गया कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग को अगले लेवल पे ले जाए। कहानी 3 दिन के बाद हमें आइसोलेशन सेंटर में दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग परेशान हालत में बैठे होते हैं कि ये मिशन आखिर कब खत्म होगा। काफी सारे लोग तो बैटलफील्ड में जाने से ही डर रहे होते हैं और कहीं पे छुप के बैठे होते हैं कि इसी बीच में यहाँ पे एंटी हाइजू आ जाती है। हाइजू को ढूंढते ढूंढते उसे यहाँ पे देख के काफी सारे लोगों की फट के हाथ में आगे होती है। वो लोग थर थर कांप रहे होते हैं मगर इससे पहले वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा पाती कि अचानक से यहाँ पे हाइजू एकदम से हीरोइन की तरह एंट्री मारती है। उसे अपने सामने देख के यहाँ तक एंटी हाइजू भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये वाकई में हाइजू है या फिर एक एंजल है। हम देख पाते हैं इन 3 दिनों की सख्त ट्रेनिंग की वजह से हाइजू ने अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख ही लिया होता है। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।